जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 12 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर इस चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए इस सकारात्मकता के साथ अपने सत्र को, इस पॉजिटिविटी के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करें। अगर आपके पास आज का काम ठीक तरीके से करने का वक्त नहीं है तो आपके पास उसे करने का वक्त कभी नहीं होगा। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में आप जितना काम को टालोगे काम उतना बढ़ते जाएगा, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व में हर रोज कोई ना कोई काम आता ही है। अगर हम साधारण दैनिक जीवन दिनचर्या की बात करें तो काम कब आ जाता है हमें पता नहीं चलता, इसीलिए कभी भी काम को टालना नहीं चाहिए। और हमारा काम है पढ़ाई करना, तो पढ़ाई को आप टाले नहीं। जो टारगेट रखे हैं, मैं बोलता हूं डेली आप लोगों को कि डेली आप क्या करें, प्लान करें। डेली आपको क्या करना है, प्रॉपर प्लानिंग करें नेक्स्ट डे का। जैसे आज अगर 12 तारीख है तो आप 13 तारीख का प्लान कर लें कि आपको क्या क्या चीज पढ़ना है, उसको आप प्रॉपर सेगमेंट वाइज रेडी कर लें और 13 तारीख को आप 12 को क्या कर लिए, प्लान कर लिए। 13 तारीख के आप जो है उस प्लान को पूरी की पूरी उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए अपनी जान लगा दीजिए। समझ रहे मेरी बात? भागिए मत पढ़ाई से, क्योंकि आपका जो स्तर है एग्जाम का वो काफी बेहतरीन हो गया है, बेहतर नहीं बेहतरीन हो गया है। तो कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी पढ़ाई, अपनी निरंतरता, अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। क्लियर? चलो, नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी थी? तो किस योजना को मंजूरी दी थी? तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। आंसर होगा बी। यामिनी ने सही आंसर दिया है, रेखा ने सही आंसर दिया है और शशि ने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। वेरी गुड। ठीक है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? निमोनिया आकलित किया गया है 2019 से 2022 के बीच में कि निमोनिया से काफी लोगों की मृत्यु हुई है। 12 नवंबर को हर साल ये विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। श्वसन तंत्र से संबंधित ये बीमारी है जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है, पानी की समस्याएं होने लग जाती है, खांसी बढ़ जाता है और उससे लोग जो है कहीं ना कहीं मृत्यु हो जाती है लोगों की। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि कोविड-19 में फेफड़े में ही यानी लंग्स में ही जो है आपका सबसे पहले कोविड ने जो है प्रहार किया था और बहुत सारी लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये दुखद बात है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हर साल 12 नवंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, बाकी सारी बातें लिखाई हुई है, देख सकते हैं। इस साल का थीम है हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को उसके मार्ग में ही रोकें। जैसे निमोनिया की शिकायतें आए तो आप जो है प्रॉपर सारी चीजों से प्रोटेक्शन लें। ठीक है, प्रिकॉशंस लें। चलिए, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को एशिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? तो मेरे प्रिय साथियों, जो ये आपको दिखाई दे रहा है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये किसी भी विशेष संस्थान या किसी भी विशेष यूनिवर्सिटी को ये जो है आपका पुरस्कार प्रदान किया जाता है, रैंकिंग को प्रोवाइड कराई जाती है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली को, मतलब IIT दिल्ली को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये रैंकिंग प्रदान की गई है यहाँ की उच्च गुणवत्ता शिक्षा प्रणाली और यहाँ की आपका कहा जा सकता है कि शिक्षा पद्धति को आधारित करके इस पुरस्कार को प्रदान किया गया है। ठीक है, अगर वैश्विक स्तर पर ये देखें तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया में 44th रैंक मिला है दिल्ली को, भारत में सबसे पहले नंबर में है।
है ना। 2025 में ये रैंकिंग निकाली गई है जिसमें 44वें रैंकिंग में है आपका हमारा आईआईटी दिल्ली। और चीन का एक यूनिवर्सिटी आसपास कहीं पर लिखाया होगा, वो शीर्ष स्थान में है, ठीक है, लिखाया होगा चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी, है ना। तो ये प्रमुख आपके टॉप 10 संस्थानों की सूची है, इसको याद मत करना, आपको पहला और भारत पता होना चाहिए। तो पेकिंग यूनिवर्सिटी एशिया दिल्ली, उसके बाद दिल्ली बोलता हूँ भाई, एशिया जो कि चीन में है, और आपका आईआईटी दिल्ली 44वें रैंक में है, ठीक है। ये शैक्षणिक संस्थान का प्रदर्शन है भारत में रैंकिंग के अकॉर्डिंग, जो कि आप ये समझ सकते हैं कि दिल्ली को याद रखिए और 164 के आसपास, सॉरी 162 संस्थान है भारत में जो कि इस डायमेंशन को क्लियर करते हैं, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हैं, ये बेसिकली मैं रखता हूं पीएससी मेंस वालों के लिए ताकि वो इसको प्रॉपर रीड कर सके, है ना। और हम एक छोटा सा सत्र बनाते हैं, इस सत्र के माध्यम से सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो सीजीपीएससी हो, व्यापम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, उस छात्रों के लिए रोज डेली करंट अफेयर्स मिले तो वो सारी चीजों को कवर कर पाए, है ना। हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि वन लाइनर फैक्ट के रूप में याद करना जरूरी होता है, और सबसे ज्यादा जब वन लाइनर फैक्ट के रूप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहां समस्याएं होती है, ठीक। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में भारत का स्थान क्या है। पेटेंट क्या होता है पहले ये जानना होगा, ये पेटेंट क्या है। पेटेंट कौन कौन देखा है थ्री इडियट मूवी, थ्री इडियट मूवी में बोलता है लास्ट में पुनसुक वेंगड़ू को क्या नाम था उसका, साइलेंसर, कि आपके नाम से बहुत सारे पेटेंट हैं। राजू रस्तोगी भी बोलता है कि अरे आप पुनसुक वेंगड़ू हो, आपके नाम पे 10-12 पेटेंट चल रहे हैं। ये पेटेंट को अगर हम आसान भाषा में समझे मेरे प्रिय साथियों, तो इसका मतलब होता है खोज। ये कोई से भी क्षेत्र में हो सकता है, विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान में मतलब भौतिक हो गया, रसायन हो गया, गणित हो गया, अन्य किसी भी खोज में ये खोज के तहत फाइलिंग की जाती है ना। तो 2024 में ये फाइलिंग आई है, मतलब भौतिकी संपदा संकेतक 2023 के का रिपोर्ट लाया गया है, जिसमें भारत जो है 6ठा नंबर में है। कितने नंबर में है, 6th पोजीशन में। सबसे पहले नंबर में कौन है, सबसे ज्यादा खोज किसने की है, यह समझा जा सकता है तो चीन होगा, आसपास लिखा है वो कहीं। और 6ठे नंबर में कौन है, तो 6ठे नंबर में हमारा भारत। क्लियर, चलो आगे बढ़े। अगर हम वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन की बात करें तो 67 में इसकी स्थापना हुई है, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है, 197 देश सदस्य है। डेरेन टेंग इसके महानिदेशक हैं। इसका मुख्य कार्य दुनिया भर में बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा देना, जितने भी पेटेंट है ये सब सारी चीजों को मतलब बेहतर करना। ये डिटेलिंग दिखाई हुई है, मेंस वाले लोगों के लिए लिख सकते हैं इसको, कि क्या बताया था मैंने कि मानव अधिकार मस्तिष्क के द्वारा खोजी गई कृति, निर्माण, संदर्भित प्रकृति में मौजूद नहीं है। इन सभी आविष्कार, साहित्यिक, कलात्मक, डिजाइन, प्रतीक, नाम, वाणिज्य, सभी क्षेत्र में जो भी चीज खोजी जाएगी उसको पेटेंट कहा जाता है। तो उस पेटेंट को ये प्रॉपर फाइलिंग करता है, देखता है और उस पर रिसर्च करके उसको मान्यता प्रदान करता है, ठीक है। चलो, भारतीय पुरुष हॉकी टीम की किस खिलाड़ी ने FIH मतलब कि फेडरेशन ऑफ हॉकी इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को अवार्ड 2024 जीता है। तो किसने जीता है, 2 खिलाड़ी जीते हैं। ये फुटबॉल में दिए जाने वाला, फुटबॉल बोलता हूं भाई, हॉकी में दिए जाने वाला काफी अच्छा अवार्ड है। दोनों खिलाड़ी, कप्तान हरमनप्रीत सिंह जो कि वर्तमान के कप्तान है भारतीय हॉकी टीम के, और पूर्व भारतीय गोलकीपर श्रीजेश, ये भी काफी शानदार खिलाड़ी रहे। वॉल कहा जाता था इनको, द वॉल इनको दिया गया है। और ये है हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा दिया जाता है इसे। लॉजेन स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है, 1924 में स्थापना हुई है, पेरिस फ्रांस में। तैयब इकराम इसके अध्यक्ष है, FIH संक्षिप्त नाम है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नवंबर 2024 में पूर्वी भारत में भारत चीन सीमा पर भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, क्या नाम है, उत्तरी प्रहार, पूर्वी प्रहार, क्या है इसका नाम है, पूर्वी प्रहार। पूर्वी प्रहार में बेसिकली मेरे प्रिय साथियों, चीन से लगे जितने भी बॉर्डर्स है ना, उन बॉर्डर्स में वायुसेना, थल सेना,
जल सेना, ये सभी के लोग जो है वहां जाके प्रैक्टिस करेंगे। और हमारे जो सेना प्रमुख है जिनका नाम क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, इसकी अध्यक्षता करेंगे। और प्रॉपर यहाँ पर फाइटिंग होते रहेगी इन द सेंस कि यहाँ प्रैक्टिस होते रहेगी, यहाँ प्रशिक्षण होते रहेगा, और हम अपने बॉर्डर एरिया में बेहतर तरीके से सशक्त हो पाएंगे। इसका बेसिक उद्देश्य ये है। तो पूर्वी प्रहार याद रखिएगा इस मिशन का, ठीक है। इसके प्रमुख याद रखिएगा जनरल अनिल चौहान, ठीक है। चलो, और कहां कहां होगा ये भी बता देता हूं मैं। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा में, सिक्किम के सीमा में, है ना, जहां जहां बॉर्डर है पूर्वोत्तर राज्य में, उधर ये आयोजित कराया जाएगा, ठीक है। चलो, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है, हाँ, इनका नाम है हर्षवर्धन अग्रवाल। हर्षवर्धन अग्रवाल जी जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, या फिक्की कहा जाता है इस संस्थान को, फिक्की के अध्यक्ष हैं। 1927 में इसकी स्थापना हुई है। सूर्यकांत पांडा अध्यक्ष हैं। नई दिल्ली में मुख्यालय है। जितने भी व्यावसायिक प्रकरण बोलता है, जितने भी व्यावसायिक कहा जा सकता है क्षेत्र है, उस पे जो है ये कार्य करता है। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है अग्रवाल। क्या नाम है? हर्षवर्धन अग्रवाल, ठीक है। ये यहाँ पर खड़े, ठीक। नियुक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो, प्रश्न फटाफट अब रिवीजन करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की मतलब जन्मदिन के अवसर पर। 1988 में इनका जन्म हुआ था। 22 फरवरी 1958 में इनका निधन हो चुका है, ठीक है। तीसरा, भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद भारत के किस राज्य में आयोजित कराया जा रहा है? महाराष्ट्र के पुणे में। कहा? महाराष्ट्र के पुणे में। याद रखना, संयुक्त सैन्य अभ्यास से प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल अनिल चौहान जो है वो दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किए हैं। इसमें बताया गया है कि प्रॉपर जो है हम किस किस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं और उसका प्रतिनिधित्व करके सभी क्षेत्रों को सशक्त बनाना। शतरंज रेटिंग में विश्व में नंबर 2 स्थान हासिल करने वाले शतरंज खिलाड़ी कौन हो गए? तो ये हो गए, इनका नाम क्या है? अर्जुन एरिगेसी, ठीक है। शिव नादर जी जो है देश के सबसे बड़े परोपकारी की गिनती में आए हैं। इन्होंने 2700 करोड़ रुपए कुछ जैसे दान किया था, ठीक है। 83वां पासपोर्ट इंडेक्स, मतलब भारत का जो पासपोर्ट है वो टोटल 83 नंबर में आता है ना। सबसे पहले नंबर में आपको बताना है कि कौन है, ठीक है। बेंगलोर में जो है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस के तहत ISEC के द्वारा, या कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा जनसंख्या पर आधारित घड़ी लॉन्च की गई है। प्रॉपर वहां का जो है जनसंख्या बताएगा वो घड़ी, है ना, सभी को। चले आगे। एशिया विकास बैंक ADB उत्तराखंड सरकार के लिए कितने रुपए का 200 मिलियन डॉलर का ऋण दे रहा है? उस परियोजना का नाम बताओ। चलो बताओ फटाक से इस परियोजना का नाम। आप लोगों के लिए प्रश्न है। यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।